देखो मेरे चर्चे हैं चारों ओर, गली गली में मच रहा है शोर। सब लोग कह रहे हैं आदित्य भैया टीच मी मोर। सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूपीएससी की करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज। ये ऐसी लेक्चर सीरीज है, अगर आपने इसको लाइक स्टार्टिंग से एंड तक 12 महीने तक देखा ना, आपके मजा आ जाएंगे। क्योंकि इससे ना जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है और बाकी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आप इजिली गेस कर सकते हैं। मेरे से पढ़ने का ये फायदा है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फेल हो जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे। पढ़ो, इससे भी पढ़ो और बाकी थोड़े बहुत सोर्सेस को भी, लाइक जैसे कि मैगजीन्स हो गए, उसको पकड़ लो। बिना कोई टाइम पास करे फिर से चालू हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी है। जिसने किया अपना टाइम पास, उसको यूपीएससी ने कर दिया पास, वो वाला पास। तो आज की सबसे पहले करंट अफेयर पे पढ़ते हैं। आरबीआई और दूसरे बैंक मिलकर डेवलप कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको डीपीआई के बारे में बताया था, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब ये क्या है? डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंटेलिजेंस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म किस लिए डेवलप होगा? ये डेवलप होगा एज अ डीपीआई, वही। और ये सुपरविजन किसके अंडर आएगा? सबसे बड़ा बैंक का है, बैंकों का बैंक आरबीआई। आरबीआई जो 1935 में बना था, इसको बोल सकते हैं मास्टर ऑफ बैंक्स, मास्टर ब्लास्टर ऑफ बैंक्स आरबीआई। आरबीआई के ऊपर कोई नहीं, सेंट्रल बैंक आरबीआई। ओके, तो डीपीआई है क्या? डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम है, जो जिसका लाइक बेसिकली बता सकते हैं कि हमको लाइक जो फाउंडेशन प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू हम किसी भी लाइक डिजिटल चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारी सिक्योरिटी देखता है, इंटरऑपरेबिलिटी होती है दो बैंक से बीचों बीच, और सपोर्ट करता है एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विसेज को। जैसे कि अपना यूपीआई हो गया, आधार हो गया, ये अपना डीपीआई में आ जाता है। तो अब डीपीआईपी है क्या? ये एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जो रियल इंटेलिजेंस शेयर करेगा किसके साथ? बिटवीन द बैंक्स, जो कि इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी ने गेन की हो, जिसके थ्रू हम फ्रॉड रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी फ्रॉड का लाइक लेटेस्ट फ्रॉड बताता हूँ। एक औरत ने हर्षद मेहता बनने की कोशिश की। उसने, एक बंदा है, उसका एफडी है बैंक में, उसकी एफडी से पैसा निकाल लिए, डाल लिए, निकाल लिए, डाल लिए। और वो एफडी ना उस बंदे ने बहुत टाइम से यूज नहीं की है, और मैसेज उसको जा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता, उसको लाइक उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, 10 लाख के पड़ा हुआ है, सिंपल एज लाइक दैट पड़ा हुआ है। लेकिन वो लड़की ने क्या किया? पैसा निकाला, कहीं इन्वेस्ट किया, फिर पैसा वापस डाल दिया। और इसके आगे क्या बात है? इसके आगे क्या किया इसने? इसके आगे किया इसने, लोन ले रखा है उसी लड़के के नाम, उसी बंदे के नाम पे। यकीन नहीं हो रहा तो सर्च कर लो। वैसे यूपीएससी इसके बारे में नहीं पूछेगा, इसलिए मैं नहीं बताता। मैं आपको बता दूं, ये सब जो बकवास न्यूज आजकल पढ़ा रहे हैं ना लोग, स्टडी लोग आईक्यू वाले, या फिर वो जो प्रशांत चमन से पढ़ाते हैं, वो यूपीएससी का नहीं है लेवल। वो आपको बस न्यूज पढ़ा रहे हैं, बस लाइक ऐसी एंटरटेनमेंट न्यूज चल रही तुम्हारी, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है यूपीएससी। तुमको पहले बता दूं, अगर तुमको चाहिए भाई इधर बॉम्ब फट रहे हैं, उधर ये हो रहा है, तहलका महलका सब कुछ बच रहा है, नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूँ वही पढ़ना होगा आपको, मतलब उसी चीजों से रिलेटेड पढ़ना होगा आपको। वो सब नहीं पढ़ना होगा जो वो बकवास टीचर्स पढ़ा रहे हैं। एट दी एंड वो व्यूज कमा रहे हैं, मैं व्यूज का भूखा नहीं, मैं पैसों का भूखा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया डीपीआईपी का मेन गोल क्या है। ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट है, जिसके थ्रू हम लाइक जो आम जनता जो फ्रॉड का शिकार हो जाती है, उसके बारे में बैंकों को पता चल सके कि ऐसे टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं अंदर ही अंदर, इंटेलिजेंस कैसे मिल रही हो, समझे। बैंक अवेयर है कि ऐसा फ्रॉड होने वाला है, ऐसा फ्रॉड होने जा रहा है, ऐसा फ्रॉड हो रहा है, ये है वो। अब एक कमेटी बनाएगी अपने श्री एपी होता के चेयरमैनशिप के अंदर, ठीक है। वो क्या करेगी? एग्जामिन करेगी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डीपीआईपी, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को असाइन की गई है कि एक प्रोटोटाइप बनाया कि किसका? डीपीआईपी का, जिसमें लाइक जिसमें कंसल्ट करे वो 10 से 15 बैंक को, 10 से 5 से 10 बैंक को कंसल्ट करे, उसके साथ साथ प्रोटोटाइप बनाया जाए। तो ये किस लाइक, और ये इस जो अपने एपी होता के अंदर जो कमेटी बनी है, जिसने रिकमेंड किया है कि जो डीपीआईपी को लाइक हम प्रोटोटाइप बनाने वाले 5 से 10 बैंक्स के अंदर, वो प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स दोनों से कंसल्ट किए, क्योंकि फ्रॉड प्राइवेट बैंक में भी होते हैं।
अभी जो मैं फ्रॉड बता रहा हूँ वो आईसीआईसीआई बैंक में हुआ था, समझे। आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ और कुछ इनिशिएटिव्स आरबीआई ने लिए अभी तक, जो मैं आपको बता देता हूँ। वो सबसे पहला मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लाइक ये तो सबको पता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। आपके हर एक ऐप में, इंस्टाग्राम चलाते हैं अगर, कोई और ऐप में अगर आप इंस्टाग्राम को डाउनलोड करते हैं या फिर उसको इंस्टॉल करते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से बैंक्स का भी यही सेम सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जीरो लायबिलिटी फॉर कस्टमर। अगर लॉस किया बैंक ने, बैंक की वजह से लॉस हुआ, तो कस्टमर की कोई गलती नहीं हुई, ये सारी गलती होगी अपने बैंक की, और बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा देना। और इसी बात के लिए बैंक इंश्योरेंस भी करवाती है। कुछ वेबसाइट होगी, बैंक.in हो गई, fin.in हो गई, जो हमारे कस्टमर्स को इजीली हेल्प करने वाली लेजिटिमेट, मतलब मान के चलो आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके बैंक अकाउंट में थे 10 लाख रुपए, एक दिन अचानक से मैसेज आया कि आपके पास 5 लाख बचे हैं। इग्नोरेंस के चक्कर में आप ऐसे सोचेंगे फ्रॉड मैसेज है, देखते नहीं, फिर 2 महीने बाद आप देखते हैं कि भाई ये सचमुच हो रखा है, आपकी तो फट गई। तो ये बैंक.in ये वेबसाइट है, और या फिर fin.in, इधर जाके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये पहली न्यूज हो गई, देखा आपको इतने बढ़िया तरीके से बता दिया मैंने। क्या न्यूज थी, आरबीआई बनाने वाला है डीपीआईपीआईपीआई, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिलीज करने वाली प्लोरिफिलेशन फाइनेंसिंग एंड सैंक्शन एविजन स्कीम, ये रिपोर्ट है, ठीक है। अब है क्या, ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है मेजर वल्नरेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इन ऑर्डर, जो काउंटर करेगा प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। इसका मतलब है क्या, सीधी सीधी सी मतलब है, इसका मतलब है पैसा, मतलब फाइनेंस, मतलब मनी को इन्वॉल्व करना है, उसको राइज करना है, या फिर ऐसे फंड्स अवेलेबल करवाना उन लोगों के लिए जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टेट आइडेंटिटी भी हो सकती है, नॉन स्टेट आइडेंटिटी भी हो सकती है। स्टेट आइडेंटिटी मतलब जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया में अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं, वो स्टेट आइडेंटिटी है, वो स्टेट के लिए बन रहे हैं, वो लोगों की सिक्योरिटी के लिए बन रहे हैं। और वही इंडिया में ही कुछ मुल्ला पार्टी आ जाती है, वो बना रहे हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो वो इलीगल हो जाता है, नॉन स्टेट। चलो ये हटा दो, अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं। अफगानिस्तान में जब तक गवर्नमेंट थी, तो लाइक यूएसए था, यूएसए भी अपना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को सप्लाई करता था। अब उसी टाइम पे अगर कोई लाइक जो तालिबान था, तालिबान उस टाइम गवर्नमेंट में नहीं था, तो अगर तालिबान अगर ये करता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इंपोर्ट करवाता है, बनवाता है, तो ये इलीगल चीजें हो जाती है, समझे। इट्स इजंट इट इतना इजी, इतना इजी, बोलो वाह वाह वाह, बोलो वाह 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 वाह, चिकी वाह वाह, मजा आ गया। तो की फाइंडिंग क्या है इसकी, मेन चीज है एनवायरमेंट रिस्क। एनवायरमेंट की किसको पड़ी है आजकल के जमाने, किसको पड़ी है। यूएसए बम फोड़ रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर कब से चल रही है। हमारा एजेंडा था कि लाइक 1.5 डिग्री का ग्लोबल टेम्परेचर कम करना है, कितना है 30 तक था, इसे 30-50 तक कुछ था, हमको 1.5 डिग्री तक ग्लोबल टेम्परेचर रिड्यूस करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, इधर बम फूट रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो आपको लाइक हल्की फुल्की चीजें मैं आपको बताने की जरूरत नहीं होती। मेरे को पता है आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो गए कि क्या है, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है तो हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो लाइक ये अपन लाइक एनवायरमेंट रिस्क हो गया। और लाइक जो नॉन स्टेट एक्टर है, अभी मैंने बताया तालिबान ने अगर ले लिया गुड्स टेक्नोलॉजी नॉलेज, तो वो किस चीज में उसको यूज करेंगे, तो वो किसी को नहीं पता ना। नॉन स्टेट एक्टर स्टेट को ही हमला करेंगे, स्टेट को ही बिगाड़ना पड़ेंगे, डिस्बैलेंस कराने की कोशिश करेंगे। मैं क्या, अगर फास्ट, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो फास्ट है क्या थोड़ा सा, अगर स्लो है तो इट्स ओके, मतलब अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। और आप तो 1.5 में देखो, मैं तो बोल रहा हूँ 15 मिनट में लेक्चर है, मजा आ गया। आप भी बोल रहे क्या बढ़िया पढ़ा, क्या बढ़िया लेक्चर होता है इसने। चलिए ग्लोबल गैप क्या है, ओनली 16% ऑफ कंट्रीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट टारगेट यूएन सैंक्शन टू, लाइक वही 16, मतलब जो हमारा यूएन की जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसकी सिग्नेटरी इंडिया तो है ही नहीं, पहली बात। अगर आपको जानना है प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं छोटी सी लाइक 2 मिनट की वीडियो में बता दूंगा उसमें, ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है नहीं, 16% ऑफ कंट्रीज ने बस इसको साइन कर रखा है और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रखा है, वो भी यूएस के दबदबाव में।
और एक और रीजन है कि उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो ये सब करते रहे, ठीक है। अब टेक्निक्स इलिसिट, जैसे कि स्टेट एक्टर तो भाई डायरेक्टली मंगाता है, और इलिसिट जैसे कि जिस कंट्री को नहीं चाहिए, वो मतलब नहीं देना चाहिए, वो कैसे मंगाती है, वो क्या करती है सैंक्शन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि सैंक्शन बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर यूएस के सैंक्शन लग सकते हैं तो आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो सकती थी, अब नहीं हो सकती, क्योंकि अब आपकी खुद की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। रशिया ने इसको प्रूव करके रखाया है। तो अब जो नॉन स्टेट एक्टर है वो किस तरीके को यूज करते हैं, सबसे पहला शेल कंपनीज का यूज करते हैं। शेल कंपनी मतलब एक कंपनी बना दी दूसरी कंट्री में, अब वो लोग सोच रहे हैं कि उस कंट्री में जा रहा है सामान, लेकिन वो शेल कंट्री कंपनी दूसरी कंट्री लाइक हमारी कंट्री की है, और हम वहां से सामान मंगा के बढ़िया अपना बनवा रहे हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स, थर्ड थर्ड रूट, भाई थर्ड रूट कंट्री का यूज करेंगे हम, ठीक है। ओनरशिप को फॉल्सिफाई कर सकते हैं, फॉल्सिफाइंग बेनिफिशियल ओनरशिप ऑब्सक्योर ट्रू पार्टीज, वही जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिस शिप की, अगर देखो हम ग्लोबली अगर हम किसी भी सामान को मंगाते हैं, तो शिपिंग इज द सबसे सस्ता तरीका होता है। तो अगर अगर आप ऐसे चीज मंगाते हैं लेकिन आप उसको शो नहीं करते, तो वो डार्क फ्लीट में इंक्लूड होता है। जैसे कि वो डिस्गाइज वैसे लोग हैं जो सैंक्शन को अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको उसमें हम बता सकते हैं कुछ और है, लेकिन कुछ और उसके अंदर होता है, और उसकी वजह से अपनी मतलब अगर एक कंट्री ने, जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसए चाहे तो शिप मंगाए अपने, लाइक यूएसए ने बहुत जगह अपने शिपिंग पोर्ट्स, बहुत सारी कंट्रीज के शिपिंग पोर्ट्स ले रखे हैं टोटली। तो वहां पे उनके क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको, मेरे मुंह में वो वर्ड नहीं आ रहा है, आउटपोस्ट है। तो वहां पे वो ये बोल के मंगा सकता है एक बोट में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के, भाई इसमें तो बस सिंपल सा वो है, खाने पीने का सामान है, नॉर्मल आर्मर ही है हमारे, लेकिन वो उसके अंदर क्या है, टैंक आ रखते हैं ना, टैंक आ रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो ये हो गया अपना फॉल्सिफाई करना, और इसी चीज को अपन डार्क फ्लीट में मंगा सकते हैं, नॉर्मल फ्लीट फिर डार्क फ्लीट, ओके। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। ग्लोबल टैबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी। तो टैबैको के ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ अपनी अंदरूनी बात। मेरे दादा थे, मतलब दादा थे, शांत हो गए, लाइक वो जी हैं 115 साल, 115 ईयर्स का, 115 ईयर्स, वो रोज तंबाकू खाते थे, उठते ही उनके मुंह में तंबाकू भर जाता था, बढ़िया से आराम से तंबाकू भरा, और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बढ़िया थूका वूका, चाय ना पिया, बढ़िया लाइफ स्टाइल होगी 115, और 115 साल इज लाइक इट्स अ बिग डील। तो ये सब मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रिपोर्ट है क्या, 10वीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई टबैको एपिडेमिक्स पे, और ये क्या बता रही, ये मतलब ये रिपोर्ट क्या शो करती कि 2008 के बाद से कंट्रीज ने क्या इंप्रूवमेंट दिखाई है टैबैको में, लाइक टैबैको का जो हार्म्स कॉज्ड होते हैं उसको रिड्यूस करने में। तो तो इसके मतलब इसके लिए मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था एम्पावर। एम्पावर है क्या, पहली बार 2008 में, उसके थ्रू ये इसमें लाइक टबैको का लाइक लोगों को एजुकेट किया, ये वगैरह वगैरह की चीजें, और उसके थ्रू ये कैसे कैसे रिड्यूस किया हार्मफुल इफेक्ट्स को लोगों के अंदर। तो एम पावर है क्या, सबसे पहले मैं एम पावर के बारे में बताता हूँ। एम, यहाँ पे एम स्टेट मतलब एम एम पावर, मेन चीज इसमें एम पावर, WHO की जो रिपोर्ट है इसमें एम पावर आप बस याद रख लेना, नोट्स बनाने तो एम पावर लिख लेना, ठीक है। एम पावर क्या होता है, एम का फुल फॉर्म है मेजर मॉनिटर टबैको यूज, सबसे पहला ठीक है, मेजर करो और मॉनिटर करो कि टबैको का यूज हो कहाँ है। पी का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन पॉलिसी, प्रिवेंशन पॉलिसीज में क्या आता है, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम टबैको स्मोक, ठीक है। उसके बाद ओ का फुल फॉर्म आता है क्या, ऑफरिंग हेल्प टू क्विट टबैको, ठीक है। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, मेजर, सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये टबैको जा कहाँ रहा है, फिर उसके बाद प्रिवेंट किया लोगों को, कि मतलब प्रोटेक्ट करो लोगों को कि ये उनके पास जा रहा है, तो उनके लिए प्रिवेंशन पॉलिसी लगा के दी, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने ऑफर किया कि अगर तुम
कर रहे हो तंबाकू का यूज, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको क्विट कर दें, तो उसके लिए भी इनके पास ऑप्शन है, इजीली ऑफर किया है टोबैको यूज को क्विट करने के लिए। अब वार्निंग, वार्निंग अबाउट डेंजर ऑफ टोबैको, लाइक डब्ल्यू से वार्निंग आ गया, ई से क्या आ गया अपना, ई से एनफोर्सिंग बैन ऑन टोबैको एडवर्टीजमेंट। बोलो जुबा केसरी, थू थू, बोलो जुबा केसरी उन एक्टर के मुंह पे थू जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। व्हाट इज जुबा केसरी? केसर कलर कैसा होता है, और ये तुम पान मसाला खा के कौन सा कलर आता है तुम्हारे मुंह में? एक तो स्मेल और आती है इन लोगों से, भाई बहन पता नहीं क्या खाते रहते लोग, छी। Enforcing ban on tobacco advertisement, promotion and sponsorship, and raising taxes on tobacco. आर का फुल फॉर्म है रेजिंग टैक्सेस ऑन टबैको। तो एम हो गया अपना मॉनिटर करना, पी हो गया हमारा लाइक प्रोटेक्टिंग पीपल, ओ हो गया हमारा लाइक ऑफरिंग हेल्प, डब्ल्यू हो गया अपना वार्निंग दवाई। देखो उसमें ये तुम्हारे वो है तंबाकू, तुम सिगरेट फूक रहे हो ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? जान जा सकती है, कान मारी जा सकती है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, है? फिर भी तुम यूज कर रहे हो ना, हो ना तुम मूर्ख। अब किसी का ईगो हर्ट हो जाएगा कि भाई ऐसा कैसे बोल सकता है, तो मेरे को तो अच्छा है भाई, मेरे को तो चैन नहीं मिलता पीते हुए। तुम एडिक्टेड हो, मूर्ख हो, तुम एडिक्टेड हो। हाँ चलो, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये जो रिपोर्ट थी। हाँ अब आई अच्छी न्यूज, देखो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ग्लोबली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इंडिया का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, उसके साथ साथ अपना लाइक ये ईरान और इजराइल का हो गया, और ईरान और पैलेस्टीन की तो जो खोद दी है उनकी, जो खोद दी है ना इजराइल ने, मजा आ गया लाइक। नहीं गलत बात है, अगर तुमको मजा आ रहा है तो तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, कि वहां पे लोग मर रहे हैं और तुमको मजा आ रहा है। तुम लाइक लास्ट लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मिसोगिनी क्या है। अब इसको लाइक रेडिकलनेस को, आप रेडिकल हो, अगर आपको लग रहा है कि दूसरे रिलीजन के लोग मर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है कि वो मर रहे हैं, तो यू आर रेडिकल। आप नहीं मानोगे लेकिन यू आर रेडिकल, रेडिकली इडियट। अब वो बात है, इंडिया में ऐसा केस है, हम लोग हमेशा से न्यूट्रल रहे, लाइक अब मैं बताता हूँ हिंदू मुस्लिम का कैसे है। हम लोग हमेशा से न्यूट्रल रहे, मुस्लिम हमारे के हमेशा से रेडिकल रहे, ठीक है? तो अब उस रेडिकलनेस ने ना, हम लोग कितने सालों से, 70 सालों से बढ़ते जा रहे, तो एट दी एंड इस चीज, हमारी न्यूट्रलनेस को रेडिकलनेस ने किसने कन्वर्ट किया? इस्लाम ने किया। हम लोग तो हमेशा से न्यूट्रल थे, लेकिन तुम करते जा रहे हो, एट दी एंड हम भी रेडिकल हो चुके हैं। अब हमारे लाइक किसी कोई भी गॉड को गाली देता है तो हम लोग नहीं सुन सकते भाई, हंगामा मचा देते हैं। और ये सही है, तुम अपने भगवान के बारे में बोलो, हमारे भगवान के बारे में बोलूंगा घुसा देंगे तुम्हारे बट बहुत मारेंगे, बहुत पेरे जाओगे। तुमको जो बोलना है अल्लाह के बारे में बोलो, हम थोड़ा कुछ बोल रहे हैं भाई, लेकिन हमारे राम जी के बारे में कुछ बोलोगे, गाड़ देंगे भाई। आज तेरा भाई बोलता है, चलो जाने दो। क्या है ना, थोड़ा गुस्सा आ जाता है मेरे को, वरना मैं हूं अच्छा बंदा। चलिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने बता दी, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है। तो अब इससे हो क्या रहा है कि इससे मोस्ट प्रॉब्लम आ रही है एनवायरमेंट। जैसे कि अभी ईरान में जब यूएसए ने कितने अच्छे से अपना भाई, कितना अच्छे से B2 बॉम्बर का यूज करके बोला भाई, हमने अंदर खोद खोद के उनकी न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया। अब न्यूक्लियर साइट्स को अटैक तो कर दिया, लेकिन वो जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो रहा है उस साइट्स के अटैक होने के बाद, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो एनवायरमेंट को लॉस हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो लोगों को हार्म पहुंच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यूएसए को ही लेना चाहिए, क्योंकि तुम ही ये मचाए, सबको पता है तुम वही चुड़ैल आंटी हो, तुम सबको लड़वाना चाहती हो और खुद मजे लेना चाहती हो। हाँ जाने दो। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? सबसे पहला, ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही। अभी ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज हो रही है ना, वो मोस्टली 5.5% तो लाइक जो मिलिट्री का कंट्रीब्यूशन से हो रही है। 5.5% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है वो मिलिट्री की वजह से हो रही है।
और अब तो ये और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन हो रहा है, जैसे कि हमारा यूक्रेन है, यूक्रेन में और रशिया की लड़ाई। अब रशिया ने तो भाई बढ़िया तरीके से इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया को फोड़ दिया वो यूक्रेन का। अब वो एरिया फोड़ दिया ना, तो उसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो यूक्रेन का एरिया है उसमें जो कंटेमिनेशन हुआ है उसको साफ करने में इतना पैसा लगेगा ना, इतना पैसा लगेगा। लाइक अभी इसमें लिखा हुआ है कि उसके क्लीन अप के लिए 34.6 बिलियन डॉलर्स यूज होंगे। और यूक्रेन के माई के बाप भी आ जाएंगे तो इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। सब रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, तो बायो लाइक जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, वॉर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये सब तो नॉर्मल चीजें आप देख दो। अब एक और चीज है कि लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, वियतनाम जो वॉर हुआ था ना, उसमें लाइक वाइड स्प्रेड हो गया था, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से एक हर्बिसाइड का यूज हुआ था जिसको बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। उससे क्या हुआ कि जो एक बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जंगल थे, वो जंगल के लाइक वो जंगल के सारे पेड़ झड़ गए। और इस चीज को बोलते हैं डिफॉइलेशन। इट मेड रिपोर्टिंग ऑफ मिलिट्री एमिशन वॉलंटरी। बस ये हो गया अपनी न्यूज। थोड़ी और आगे हो जाने दो, मैं फीलिंग्स में बह रहा हूं। अब हम क्लाइमेट के बारे में आज थोड़ा क्लाइमेट के बारे में पढ़। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एशिया 2024 वर्ल्ड WMO ने रिलीज करी है ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट एशिया इन एशिया 2024। तो ये रिपोर्ट स्पेशलाइज करती एजेंसी को, लाइक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। ये इसकी लाइक सबसे मेजर फाइंडिंग है क्या? 3 मेजर फाइंडिंग। सबसे पहले कि 2024 में सबसे ज्यादा गर्म हुआ है साल एशिया का, और ये लाइक सेकंड वार्मेस्ट है। और एवरेज टेम्परेचर लाइक 1.4 डिग्री बढ़ा है 1991 से 2000 तक। रैपिड वार्मिंग हुई है एशिया, एक लाइक एशिया में तो वार्मिंग है ट्वाइस एज ग्लोबल एवरेज। ट्रॉपिकल एरिया ज्यादा आता है, ठीक है। ग्लेशियर लॉस हुए हैं। अभी मैंने आपको लाइक वो चैनल तो मेरा डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, जो भी था। ग्लेशियर लॉस हुए हमको। हीट ड्रॉप ग्लेशियर मेल्ट इन लाइक जो हमारे तियानशान, हाँ ये जगह नाम तियानशान ये ग्लेशियर है, ये अपना लाइक पिघल गया है, मोस्टली पिघल गया है। और सी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सी लेवल भी बढ़ रहा है। इसके लाइक बहुत सारे नुकसान है। और ये वाला अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बस ये वाली रिपोर्ट याद रख लेना और बढ़िया तरीके से दुनिया भर की चीजें फेल देना। इतना तो आप कर ही सकते। अब नेक्स्ट एक नई स्टडी आई है, उसने राइज किया है सीरियस कंसर्न प्लास्टिक की रिसाइकिल। जैसे कि कुछ ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि नाइक हो गया, एडिडास हो गया, और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो अपने आप को प्रमोट करते हैं कि हम प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं और उसको रिसाइकल करके अपने ब्रांड में पुट इन करते हैं। तो वो जो रिसाइकल की प्रोसेस है ना, लाइक रिसाइकल में होता है क्या, प्लास्टिक को बहुत सारे लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके लिए हमको 80 केमिकल्स लगते हैं। तो जो केमिकल्स ये लगते हैं वो अगर लीच होंगे अपने वाटर में तो वो क्या होगा, लाइक पूरे तरीके से वाटर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसकी वजह से जो वाटर हम आगे जाके यूज करेंगे, अगर वो वाटर हमने यूज किया, उसको पिया, तो हमको क्या आएगा, हार्मोनल सिस्टम में लॉस आएगा और हमारा मेटाबॉलिज्म की तो लग जाएगी। ठीक है। अब रिसाइकल्ड प्लास्टिक में क्या होगा, हमने प्लास्टिक लिया, उसको थोड़ा केमिकल प्रोसेस से कन्वर्ट कर दिया उसको रॉ मटेरियल में, और फिर उसको नए प्लास्टिक प्रोडक्ट में यूज किया। ये हार्मफुल है। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लास्टिक कभी भी ढंग से हमको प्रॉफिट नहीं करने वाला। जिसने इस प्लास्टिक को इन्वेंट किया है उसको ना पंखे से लटका दिया जाए। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये आग्रह करता हूँ उसको मार दिया जाए, क्योंकि बेवकूफी की गवर्नमेंट तो वही है ना, कुछ भी कर सकती है। चलो, ब्लो आउट क्या होता है? ब्लो जॉब नहीं बोल रहा हूँ, ब्लो आउट बोल रहा हूँ। ब्लो आउट ONGC ने डिप्लॉय किया है ग्लोबल एक्सपर्ट टू कंटेन नेचुरल गैस लीक ड्यू टू ब्लो आउट इन एन ऑयल वेल इन आसाम। आसाम में एक ऑयल वेल है। मतलब एक ऑयल वेल कैसे, बोरिंग देखा किसी ने? बोरिंग कैसा होता है? एक मशीन होती है जो बढ़िया तरीके से खोदती जाती है, पानी आता है तो करके आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मोटर लगाई जाती है जिसके थ्रू वो प्रॉपर तरीके से पानी ऊपर आता रहे, बोरिंग, ठीक है। उसी तरीके से हम उससे अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके हम ऑयल्स का ये करते हैं, बोरिंग वगैरह टाइप का। लेकिन अभी यहाँ हुआ है कि आसाम में जो एक ऑयल वेल है, वही उसी को ऑयल वेल बोलते हैं। आप ये सोचो कि बहुत बड़ा कुआ है, कुआ नहीं होता भाई, एक बोरिंग वाली ट्यूब तली रहती है, उसको ऑयल वेल बोलते हैं। तो वो ब्लो आउट हो गई, मतलब वो बर्स्ट कर गई है, जिसकी वजह से पूरे एरिया में ऑयल फैल रहा है।
फुस 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 करके, ठीक है। यही न्यूज है आज। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फायर। अगर तेल ऐसा पेट्रोलियम लगेगा, फैलेगा और आग लगेगी तो भाई बाट लग जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन, कैजुअलिटी, बस ये नॉर्मल सी चीजें जो हर जगह होती रहती है। ये न्यूज है, इसको पढ़ लो। बहुत बेसिक न्यूज है। थर्स्ट वेव क्या होता है ये है। अब इसके बारे में आपको मैं बताने लग गया तो आपको ये टर्म याद है ना, थर्स्ट वेव क्या होता है? यूपीएससी पूछ सकता है ब्रो, क्योंकि ये नया टर्म है जो कि डिस्क्राइब करने वाला है एटमॉस्फेरिक थर्स्ट को, और पीरियड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक थर्स्ट। थर्स्ट मतलब प्यास, जो एटमॉस्फेयर की प्यास है उस धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, एटमॉस्फेयर ज्यादा इवापोरेशन कर रहा है, ये अपना थर्स्ट वेव। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बराबर नहीं है जैसे पहले होता था, वो भी उसकी संतुलन बढ़ रही है, ठीक है। इसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैक्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, सनशाइन होगा, विंड स्पीड हो गया, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ बातें मैं थोड़े थोड़े टाइम में आपको बता रहा हूँ, इतने बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, तो लाइक का बटन जरूर दबाए। ये बच्चा जैसे कूद रहा है ना, वैसे कूद के लाइक का बटन दबाए, वरना मैं घर में आके मारूंगा। हाँ, अगर 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 मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को मौका मिला तो कामाख्या देवी टेम्पल में जरूर जाऊंगा, जो कि आसाम में। वहां पे अभी पे लगा है अंबुबाची मिल, जहाँ पे थाउजेंड ऑफ डिवोटीज मिलेंगे आसाम में, और बढ़िया तरीके से अपनी जो सेरेमनीज है उसको सेलिब्रेट करेंगे। आपका अंबुबाची मेला है क्या? अंबुबाची मेला है हिंदू फेयर फेस्टिवल, जो कि मानसून में सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली इसको आसाम में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको बोला जाए, देखो, अगर आपको बोला जाए कि हिंदू बहुत हिंदुज्म बहुत प्रिजर्वेटिव है, तो किसी को बताना है कि कामाख्या देवी टेम्पल कभी चाहिए, और वहां जाके देखिए कि कितना प्रिजर्वेटिव हमारा हिंदुज्म था। वो तो बाद में ब्राह्मण लोगों ने मिलके ये सब बकवास चीजें करी। हम लोग बहुत हम लोग बहुत 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 समझ रहे ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल के इतने ब्रिलियंट लोग थे, लेकिन हमारे दिमाग पता नहीं क्या हुआ, कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ, मेरे को नहीं पता उसका रीजन। वी वर द बेस्ट ब्रो, वी वर द बेस्ट। मोस्टली जो तैंत्रिक वर्शिप करते ना, वो इस मेले में इस जगह पे जाते कामाख्या देवी टेम्पल पे, लेकिन नहीं, देवी को माना जाता है कि तंत्रिज्म में हेल्प करती है, लेकिन नहीं, ये जगह पे ये जगह पे इसको बोला जाता है, इस इस जगह का ट्रेडिशनल बिलीफ है कि अर्थ एक फर्टाइल वुमन अक्रॉस द कल्चर से है। इस टेम्पल में जरूर आना, अगर आपको एक भी बार मौका मिला असम जाने का। शादी के बाद मत जाना क्योंकि आपके लग सकते हैं, लेकिन जरूर जाना, बहुत बढ़िया मंदिर है, मैं भी जाऊंगा। प्लेसेस न्यूज, आज कौन सी जगह है न्यूज में? आज है कतर। कतर न्यूज में क्यों है? इसराइल, ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई चल रही है। यूएसए ने अभी ईरान में बॉम्ब फोड़ दिया। यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, अब मत लड़ो, अब मत लड़ो। कोई नहीं सुन रहा उनकी। इसराइल भी फोड़ रहा है, ईरान भी फोड़ रहा है। ईरान इसलिए फोड़ रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने लास्ट बॉम्ब फोड़ा तो मैं जीता, जैसे पाकिस्तान कह रहा है बिन मतलब के। बिन मतलब हमने 6-0 6-0 6-0 कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान इसलिए बोल रहा है। अरे हाँ, तो अब ये न्यूज क्या है, देखो मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ तो फिर वापस आ जाता हूँ। वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये वो चीज बीत चुकी है, 3-4 हफ्ते भर पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। तो प्लेस इन न्यूज है कतर। कतर की कैपिटल है दोहा, सबको पता है। अब जो हमारा ईरान है उसने मिसाइल लॉन्च करी है अल उवैद एयरबेस, जो कि हमारा यूएस का एयरबेस है। कहाँ पे? कतर में। अब लोकेशन इसकी क्या है? पेनिनसुला में लोकेटेड, और कतर एक ऐसी जगह है, कतर एक ऐसी जगह है इसके बारे में बताना हो गया है। तो ये क्या है? वेस्ट बैंक ऑफ अरेबियन गल्फ में है। लैंड बॉर्डर पर शेयर, हाँ, एक जैसी जगह है जो सिर्फ सऊदी अरेबिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। मैरीटाइम बॉर्डर तो ईरान, यूएई और बहरीन के साथ भी। अभी ईरान ने बोला था कि हम वो गल्फ ऑफ हरमुज भी बंद कर देंगे, ठीक है। इनकी इसकी बहुत अब सोच रहे हो उधर पानी आनी तो गिरता नहीं, तो भाई मोस्टली लोगों को बोर के थ्रू डिपेंड, बोरिंग्स पे, बोर पे ही पानी पीते हैं, और बाकी भगवाते हैं, और उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थी अपनी आज की न्यूज। देखो मैं लोकेशन न्यूज भी बता रहा हूँ, तो आपको मैपिंग करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये पूरा कॉम्पैक्ट चीज है। आपको यहाँ पे GS1 GS2 सारी चीजें मिल जाएगी, और प्रीलिम्स की तैयारी तो हो ही रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बोलिए जय श्री राम।